हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। जो रोज का करंट अफेयर होता है उसको अपडेट कराता हूं। प्रत्येक दिन के जो आपकी खास खास न्यूज होती है उसको अपडेट कराता हूं। उससे जुड़े हुए जो करंट अफेयर बनते हैं उसको मैं आपको बताता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ वीडियो को। तो पहला न्यूज हमारा, प्रधानमंत्री ने 65 लाख संपत्ति स्वामित्व कार्ड बांटे। तो जो 65 लाख संपत्ति स्वामित्व कार्ड है ये प्रधानमंत्री के द्वारा वितरित किए गए हैं। आप जानते हैं स्वामित्व योजना चल रही है और स्वामित्व योजना के तहत ये जो स्वामित्व मतलब जो स्वामी होता है भूमि का वगैरह का उसका जो है कार्ड बांटा जा रहा है। तो ये स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख कार्ड का वितरण प्रधानमंत्री ने स्वयं किया है। अगली हमारी न्यूज है, अंडर 19 T20 वीमेंस वर्ल्ड कप का मलेशिया में हुआ आगाज। तो अंडर 19 T20 वीमेंस वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और इस बार आयोजन इसका कहां हो रहा है? मलेशिया के अंदर हो रहा है। ठीक है। और अगली न्यूज है, महत्वपूर्ण न्यूज हमारी, उद्योग और निवेश समझौता के लिए उद्योग मंत्री बेल्जियम की यात्रा पर गए हैं। तो उद्योग और निवेश के समझौता करने के लिए हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं वो कहाँ गए हैं? बेल्जियम की यात्रा पर गए हैं। उसके बाद अगली न्यूज है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत के ग्रोथ रेट 2025-26 में 6.5% रहने का अनुमान है। तो ग्रोथ रेट, भारत का ग्रोथ रेट जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है यह कितना रहने का अनुमान है 2025 वित्तीय ईयर 2025-26 में? तो 6.5% रहने का अनुमान है ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज है, लॉस एंजल्स में जल्द खुलेगा भारतीय वाणिज्यिक दूतावास। तो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा कहाँ? अमेरिका के लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। अगला है हमारा, दूरसंचार विभाग ने शुरू किया बेटिंग वॉयस योजना। तो बेटिंग वॉयस योजना जो है दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, बेटिंग वॉयस योजना। तो बेटिंग वॉयस योजना नाम है, दूरसंचार विभाग ने इसको जो है प्रारंभ किया है। अगली न्यूज है, नवाब सलाम बने लेबनान के नए प्रधानमंत्री। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने गए हैं? नवाब सलाम जो बन गए हैं, नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी आप जानते हैं कि वहां के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? जोसेफ आन बने हैं वहां के राष्ट्रपति लेबनान के। ठीक है। और नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नवाब सलाम बन गए हैं नए प्रधानमंत्री लेबनान के। ठीक है। अगली न्यूज है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया परशुराम कुंड मेले का आयोजन। तो परशुराम कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और परशुराम कुंड मेले का आयोजन जो है हर वर्ष जो है कहाँ किया जाता है? वो अरुणाचल प्रदेश में ही किया जाता है। तो एक बार फिर जो है परशुराम कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। मेले आप जानते हैं कुंभ मेला चल रहा है तो हर जगह मेला ही मेला है, हर जगह मेले की ही चर्चा है, कुंभ मेले की ही चर्चा है। तो इस बार जो है बहुत सारे मेले आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है। अगली न्यूज है, महाकुंभ में शुरू किया गया है एक थाली एक बैग अभियान। तो एक थाली एक बैग अभियान ये शुरू किया गया है कहाँ पे? महाकुंभ के अंदर। वहां हमने कहा कचरा ना, प्लास्टिक कचरा ना फैले, उसके लिए जो है एक थाली एक बैग अभियान जो है शुरू किया गया है ताकि वहां हमने कहा जो अवशिष्ट पदार्थों का जो एकत्रीकरण ना हो पाए, प्रदूषण उससे ना फैले, इसके लिए एक थाली एक बैग अभियान जो है वहां पर कुंभ मेले में प्रारंभ किया गया है। ठीक है। अगला न्यूज हमारा, थाईलैंड ने लगाया प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध। तो थाईलैंड के द्वारा जो है प्लास्टिक कचरे के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो है वो प्लास्टिक कचरा जो होता है उसका आयात नहीं करेगा। तो थाईलैंड के द्वारा ये 2025 तक जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है थाईलैंड के द्वारा प्लास्टिक कचरे पर। बहुत प्लास्टिक होता है, कचरा होता है जिससे प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलने लगता है ना। चलिए संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो मैं डेली आपका न्यूज अपडेट कराता हूं, जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं उसका न्यूज अपडेट कराता हूं और उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको कराता हूं। ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा है, किस पड़ोसी देश ने लगाया प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध? तो किस पड़ोसी देश के द्वारा प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया ये पूछा गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, बताइए कौन सा जो है आपका पड़ोसी देश है? तो आप देखोगे तो आपका म्यांमार, बांग्लादेश है, म्यांमार है, उसके बाद आपका देश पड़ता है एक पूरब में थाईलैंड। ठीक है। तो थाईलैंड के द्वारा जो है प्लास्टिक के कचरे पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन सा सही होगा हमारा? विकल्प सी, थाईलैंड। तो थाईलैंड ने जो है प्लास्टिक के कचरा पर जो उसका आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किस यूरोपीय देश की यात्रा पर गए हैं?
तो पीयूष गोयल जो है हाल ही में जो है यूरोप के किस देश की यात्रा पर गए हैं और किस लिए गए हैं, तो वाणिज्य और व्यापार के समझौता करने के लिए ये यूरोप की यात्रा पर गए हैं। तो आप जानते हैं जो वाणिज्य और व्यापार उसके लिए समझौता करने के लिए ये कहाँ गए हैं, बेल्जियम गए हैं ना। तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो हमारा विकल्प डी सही होगा। बेल्जियम की यात्रा पर हमारे जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल ये गए हैं और 2 दिवसीय यात्रा है इनकी, 2 दिवसीय यात्रा है। तो आप देखोगे बेल्जियम, बेल्जियम इसकी राजधानी क्या है, बहुत पूछा जाता है आपसे। तो बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है और ये व्यापार से जुड़ा हुआ समझौता करने गए हैं। तो याद रखिएगा WTO के जो प्रमुख हैं, ठीक है, नगोजी, इकोंजा, इबेला, ठीक, ये भी उस 2 दिवसीय यात्रा है इसमें भाग लेंगे, ये भी वहां पर उपस्थित रहेंगे, WTO के जो प्रमुख है। और आप जानते हो WTO की स्थापना कब हुई है, तो WTO हमारा बना 1995 में, ठीक है, 1995 में WTO की स्थापना हुई है। और WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है बाबू, मुख्यालय है इसका WTO का जिनेवा के अंदर, इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 में हुई है WTO की और मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर। तो इतनी बातें याद रखिएगा। नगोजी इकांजो ओबेला जो है इसके वर्तमान क्या है, महासचिव हैं। और इस जी बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, तो बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है और यहीं पर जो है यहीं पर यात्रा करने गए हैं कौन, आपके वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री जो है, कौन है वो, आपके पीयूष गोयल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री के द्वारा संपत्ति स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख कार्ड का वितरण किया गया है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा संपत्ति स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख कार्ड का वितरण किया गया। ये जो आपकी संपत्ति स्वामित्व योजना है, ठीक है, ये संपत्ति स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है भूमि का मालिकाना हक देना, भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना, ड्रोन के द्वारा सर्वे करके, भारत सरकार के द्वारा ड्रोन के द्वारा सर्वे करके, ड्रोन से सर्वे किया जाएगा और जिस भूमि का मालिक जो होगा उसका स्वामित्व कार्ड उसको दिया जाएगा, है ना। तो इस समय जो है सर्वे चल रहा है, आपके देखेंगे तो आपके 31 राज्यों में, भारत के 31 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में ये सर्वे चल रहा है, ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और जो उस भूमि का मालिक है उसको उसका कार्ड दिया जाता है, उसी को कहा गया है संपत्ति स्वामित्व योजना। और संपत्ति स्वामित्व कार्ड जो है वितरण किया जा रहा है और हाल में प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 65 लाख कार्ड का वितरण किया गया है। कितना, 65 लाख। तो 65 लाख कार्ड का वितरण किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना के तहत भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए, ठीक है, संपत्ति स्वामित्व योजना के तहत। और इसका जो है प्रारंभ कहाँ से किया गया है, तो दिल्ली से किया गया है, इसका प्रारंभ दिल्ली से किया गया है, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए संपत्ति स्वामित्व योजना क्या है, तो आप समझिएगा कि भूमि का जो मालिकाना हक है उसका सर्वे करके उस संबंधित व्यक्ति को जिस पर उसका हक है उसको जो उसका कार्ड प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और ये शुरू किया गया था 2021 में, याद रखिएगा। हमने ये कहा कि ये जो आपका योजना है कब शुरू किया गया है, 2021 में। पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत चर्चा में संपत्ति स्वामित्व योजना 2021 में इसका प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ अन्य योजनाएं केंद्र सरकार की जो आपसे पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना इसको शुरू किया जाता है 2014 में। मैं बार बार रिपीट कराता रहता हूं, केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं। मेक इन इंडिया योजना जो आपकी ये 2014 में शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी आपकी 2014 में शुरू होती है, प्रारंभ किया जाता है। उजाला योजना आपका 2015 में प्रारंभ होता है, 2015 में प्रारंभ होता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जो है आपका, ये भी आपका 2015 में शुरू किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद बाबू जो है अटल पेंशन योजना भी आपका 2015 में स्टार्ट होता है, अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो जब भी
चीजें पूछी जाए, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में, मेक इन इंडिया योजना 2014 में, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, और आपका उजाला योजना 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, और आपका अटल पेंशन योजना जो है ये भी आपका 2015 में, अग्निपथ योजना 2022 में अग्निपथ योजना जो आप जानते हैं सैनिकों की भर्ती के लिए योजना चलाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य आपके जो योजनाएं हैं, जैसे अग्निपथ योजना हो गया ना 2022 में, ये 2022 में सेतु भारतम योजना 2016 में स्टार्ट किया गया इसको, और उसके बाद अटल भूजल योजना आपकी 2020 में शुरू की जाती है, अटल भूजल योजना। सहज योजना जो है ये आपकी जो है 2017 में इसको शुरू किया जाता है, 2017 में शुरू किया जाता है। योजनाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है, किस वर्ष वह योजना जो है शुरू की गई, स्टार्ट की गई है। बाकी प्रधानमंत्री जन धन योजना बता दिया 2014 में, और मेक इन इंडिया योजना आपकी जो शुरू होती है, ये शुरू होती है 2014 में, ठीक है, मेक इन इंडिया योजना। नमामि गंगे परियोजना, तो नमामि गंगे परियोजना आपकी जो है 2014 में शुरू होती है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2017 में इसको स्टार्ट किया जाता है। और उजाला योजना जो है ये आपकी जो है 2015 में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इतनी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाता रहता है किस वर्ष वो शुरू की गई है, तो आप इसको याद रखिएगा। ऐसे मिलाने के लिए देता है, 4 योजनाएं दिया रहेगा और उसका वर्ष दिया रहता है, तो उसको आपको मिलान करना रहता है किस तरह से, तो या कभी कभी सिंगल ही पूछ लिया जाता है, ऑनलाइनर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में नवाब सलाम किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो जो आपके नवाब सलाम है ये कहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? यमन के, लेबनान के, जॉर्डन के या इराक के? तो नवाब सलाम को जो है लेबनान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, नवाब सलाम जो है लेबनान के। और यहाँ के भी नए राष्ट्रपति भी चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? जोसेफ ऑन, ठीक है। बार बार मैं रिपीट कराता रहता हूं जब भी लेबनान का नाम आता है। यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन, अभी जो है जल्द ही। बहुत यहाँ राजनीतिक गतिरोध था, कहाँ पे? लेबनान के अंदर। तो 2 वर्षों के बाद यहाँ पर कोई नया राष्ट्रपति बना है, वो आपके जोसेफ ऑन बने हैं, लेबनान के राष्ट्रपति, और नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं नवाब सलाम, ठीक है। तो आप जानते हैं यमन आपका ये भी खाड़ी का देश है, जिसको कहा जाता है आपका जो पश्चिम एशिया का देश के अंतर्गत आता है यमन, और यमन की राजधानी साना है। इसकी राजधानी क्या है? साना है। बाकी लेबनान है, इसकी राजधानी जो बेरूत है, इसकी राजधानी बेरूत है। और आपका जॉर्डन है, इसकी राजधानी जो है अम्मान है। सारे पड़ोसी देश हैं आपस में। इसकी राजधानी जॉर्डन की अम्मान है, और इराक की राजधानी जो है आपकी क्या है? बगदाद है, बगदाद, ठीक। सारे पश्चिमी एशिया के देश हैं और सारे पड़ोसी देश हैं, तो इनकी राजधानी आप इस प्रकार से याद रखोगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस संगठन के द्वारा बेटिंग वॉयस योजना प्रारंभ किया गया? किस संगठन के द्वारा बेटिंग वॉयस परियोजना शुरू किया गया, ये पूछा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नीति आयोग, और जनसंपर्क विभाग के द्वारा। तो ये जो आपका हाल ही में बेटिंग वॉयस योजना शुरू किया गया है, इसका क्या नाम है? बेटिंग वॉयस योजना। तो बेटिंग वॉयस योजना ये कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो ये योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, किस संगठन के द्वारा, ये पूछा गया है। तो आपका जो जनसंपर्क विभाग है, जनसंपर्क विभाग या जनसंचार विभाग, या इसी को जनसंचार विभाग भी कहते हैं, जनसंचार विभाग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो जनसंचार विभाग या जनसंपर्क विभाग, इसके द्वारा जो आपका शुरू किया गया है बेटिंग वॉयस योजना। बेटिंग वॉयस योजना तो हमने कहा बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो वाईफाई सुविधा है सरकार के द्वारा, उसको ब्रॉडबैंड सुविधा के रूप में उसको परिवर्तित करने के लिए, तो ब्रॉडबैंड सुविधा और जो है वाईफाई जो सुविधा है उसको प्रदान करने के लिए ये जो आपकी योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है बेटिंग वॉयस योजना, ठीक है। तो किस उद्देश्य के लिए, याद रखिएगा, बहुत पूछा जा सकता है आपसे कि जो बेटिंग वॉयस योजना का संबंध किससे है। तो हमने कहा बेहतर कनेक्टिविटी, वाईफाई या ब्रॉडबैंड सेवा को उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू किया गया है जनसंपर्क विभाग के द्वारा या जनसंचार विभाग के द्वारा, ठीक है। जो केंद्र सरकार का जो विभाग है, ये डिपार्टमेंट है जनसंपर्क विभाग, ठीक है, या जनसंचार विभाग भी उसको कहते हैं। अगला हमारा,
हाल ही में परशुराम कुंड मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेला ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है, तो इसका आयोजन कहां पर हुआ हाल ही में? मध्य प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस समय आप जानते हैं कुंभ चल रहा है आपका, और कुंभ चल रहा है, कुंभ कितनी जगह लगता है आप जानते हैं? कुंभ 4 जगह लगता है। पहले कहाँ लगता है ये पूछा जाता है आपसे। पहले हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार के बाद आपका प्रयाग में लगता है, प्रयाग में लगता है, प्रयाग के बाद आपका जो है नासिक में लगता है, ठीक है, और नासिक के बाद आपका जो है उज्जैन में लगता है, उज्जैन में। तो हमारा जो कुंभ होता है 4 जगह इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार कहाँ इसका आयोजन होता है? पहली बार इसका आयोजन हरिद्वार में होगा। हरिद्वार के बाद जो इसका क्रम होता है प्रयाग के अंदर होता है। प्रयाग के बाद इसका आयोजन कहाँ होगा? नासिक में होगा, और उसके बाद उज्जैन में होगा। आपसे पूछा जा सकता है कुंभ के बारे में, क्या कुंभ के बारे में पूछा जा सकता है कि जो है अगला आयोजन, अगला कुंभ कहाँ लगने वाला है? तो इस बार आपका जानते हैं प्रयागराज में हो रहा है इसका आयोजन। 2025 में इसका आयोजन कहाँ हो रहा? प्रयागराज में। तो 2000 जब अगला होगा कितने साल बाद होगा? तो 29 में होगा, 2029 में। तो 2029 में कुंभ का आयोजन कहाँ होगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नासिक के अंदर होगा 2029 में आयोजन। उसके बाद जो होगा, उसके बाद 2033 में होगा, इसका आयोजन कहाँ होगा? उज्जैन के अंदर होगा, ठीक है। 4 साल बाद आपका कुंभ लगता है। तो बाकी ये जो कुंभ लगा है जिसको महाकुंभ कहा गया है, ये 144 वर्षों बाद लगा है, आप जानते हैं 144 वर्षों बाद। तो इतनी बातें याद रखिएगा। बाकी जो इसके अलावा अन्य मेले पूछे जाते हैं आपसे, जैसे सरहुल महोत्सव, बार बार रिपीट कराता रहता हूं, झारखंड के अंदर, झारखंड में। और उसके बाद पोंगल त्योहार आपका, ये आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और उसके बाद आपका बूमचू त्योहार सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर। और आपका ट्यूलिप जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद लोहरी महोत्सव, लोहरी महोत्सव आपका जो है ये मनाया जाता है पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर। हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव जो है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। बाकी डोल उत्सव ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर, डोल उत्सव। हरेला पर्व आपका ये मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, सॉरी उत्तराखंड के अंदर, हरेला उत्तराखंड, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा। सरहुल झारखंड, पोंगल तमिलनाडु, बूमचू त्योहार सिक्किम के अंदर, ट्यूलिप जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोहरी महोत्सव पंजाब के अंदर, हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर के अंदर, डोल उत्सव पश्चिम बंगाल के अंदर, हरेला पर्व आपका उत्तराखंड के अंदर, हरेली पर्व आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। इसके बाद और जो आपके त्योहार है, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मांडू महोत्सव। उसके बाद जल्लीकट्टू तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। जल्लीकट्टू अभी जो काफी चर्चा में है जल्लीकट्टू। यहाँ पर कहा जा रहा था 6-7 आदमी जो है हताहत हुआ, 6-7 आदमियों की मृत्यु हो गई है इस पर्व के द्वारा, जल्लीकट्टू के द्वारा। तो अभी न्यूज में था जल्लीकट्टू, तो 6-7 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा सुना जा रहा था कि जो वहाँ से पर्व होता है, जो वहाँ से साण से जो युद्ध किया जाता है, उसके तहत जो है कुछ लोगों की हताहत हुई है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर। बिहू पर्व जो है आपका असम के अंदर, असम के अंदर। लोसर महोत्सव, ये जल्लीकट्टू हर बार न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई जो है मर ही जाता है इस युद्ध में, जो साणों से युद्ध होता है। लोसर महोत्सव या भगदड़ वगैरह में कोई ना कोई चला ही जाता है। लोसर महोत्सव जो है ये मनाया जाता है आपका लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव आपका मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में। बोनालू महोत्सव आपका मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में। बाकी ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल के अंदर, केरल के अंदर। हरेली त्योहार मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ हरेली त्योहार। और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल। ठीक है, तो बार बार रिपीट कराता हूँ। मांडू मध्य प्रदेश, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, बिहू पर्व असम, लोसर महोत्सव लद्दाख के अंदर, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर, बोनालू महोत्सव आपका तेलंगाना के अंदर, और ओणम महोत्सव केरल के अंदर, और उसके बाद हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के अंदर, मिंजर मेला आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर बच्चे मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में समाचारों में रहने वाला सियाचिन इक्कील किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो समाचारों में रहने वाला जो सियाचिन इक्कील है, ये समाचारों में जो है अभी हाल ही में किस कारण है? तो यहाँ पर हमने कहा कनेक्टिविटी के लिए जो 4G 5G सेवाएं यहाँ पर, मतलब ये जो आपका सियाचिन इक्कील है, आप देखोगे तो जो आपका ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत, यहीं पर चलाया गया था आपके सियाचिन इक्कील के पास। ऑपरेशन मेघदूत जो युद्ध हो रहा था उसके दौरान ऑपरेशन मेघदूत यहीं पर जो है चलाया गया था। तो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इस क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया था, सियाचिन इक्कील को। तो सियाचिन के अंदर ये क्षेत्र है और ये समाचारों में है। तो यहाँ पर जो है 4G और 5G सेवा का प्रारंभ किया गया है, सेवा का प्रारंभ। ठीक, तो कंपनी के द्वारा यहाँ पर हमने कहा 4G 5G सेवा का, क्योंकि ये थोड़ा हिमानी क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये 4G 5G सेवा प्रारंभ किया गया है। कहाँ पर? तो ये पूछा गया जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है, पीर पंजाल के अंतर्गत आता है, कराकोरम के अंदर आता है, या लद्दाख के अंदर? तो बताइएगा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है ये सियाचिन इक्कील? तो ये जो सियाचिन इक्कील है ये आता है आपका किस श्रेणी के अंतर्गत? जास्कर, पीर पंजाल, कराकोरम, लद्दाख। तो ये आता है आपका कराकोरम के अंतर्गत, कराकोरम श्रेणी में। ठीक है, न्यूज में है इसलिए याद रखिएगा किस श्रेणी के अंतर्गत? कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत। ऑपरेशन मेघदूत यहीं चलाया गया था और इस क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया था। अगला हमारा, भारत के किन दो स्थानों को 2025 में विश्व स्मारक की पर्यवेक्षक की सूची में शामिल किया गया है? भारत के किन 2 स्थानों को 2025 में विश्व स्मारक की पर्यवेक्षक की सूची में शामिल किया गया है? विश्व स्मारक के पर्यवेक्षक की सूची में। ठीक है, पर्यवेक्षक की सूची क्या होती है? तो आप देखोगे जो पर्यवेक्षक की सूची होती है उसमें एक बार जो है स्थानों को या किसी महत्व के स्थान को या किसी स्मारक को शामिल किया जाता है और उसमें हमने कहा उसका सर्वेक्षण वगैरह किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसको यूनेस्को की श्रेणी में शामिल कर देते हैं। पहले उसको पर्यवेक्षक की सूची में शामिल करते हैं। तो मूसी नदी ऐतिहासिक स्मारक और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली, लाल किला और ताजमहल, लाल किला और जयपुर शहर, गेटवे ऑफ इंडिया और मैसूर पैलेस। बताइए कौन सा? तो पर्यवेक्षक की सूची में जिसको शामिल किया गया है वो कौन कौन से, पूछा गया हमसे। तो देखिएगा, पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। देखिए, जब भी अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को की श्रेणी में, तो यूनेस्को के बारे में आप जानिएगा। जो यूनेस्को है आपका, यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। ये कब बनता है? 1945 में आपका यूनेस्को बनता है, 1945 में। और उसके बाद जो इसका मुख्यालय है कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। और आप देखोगे तो विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो आपके शामिल होने वाले कुल कितने स्थल हमारे? तो 43 भारतीय 43 स्थलों एवं स्मारकों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। तो टोटल जो है भारत के कुल कितने इसमें यूनेस्को की श्रेणी में शामिल होने वाले स्थल हैं? तो 43 है टोटल। याद रखिएगा संख्या कितनी है? 43 है। और इसमें 43 में से आप देखेंगे तो आपके 35 जो हैं, 35 आपके जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल। ठीक है, जो सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं 35 वो हैं। और बाकी इसमें देखोगे 7 आपके
7 आपके प्राकृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक महत्व के जो स्थल हैं, 7 आपके प्राकृतिक स्थल हैं। एक जो है मिश्रित स्थल है, एक जो है आपका मिश्रित स्थल है, मिश्रित स्थल, और वो है आपका खांग चेंदगोंग, चेंदगोंग। ये राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम के अंदर है, ठीक है, सिक्किम के अंदर। तो जब भी पूछा जाए भारत के यूनेस्को की श्रेणी में कितने स्थल शामिल है, 43 हैं, जिसमें से 35 आपके सांस्कृतिक स्थल हैं और 7 जो प्राकृतिक स्थल हैं। एक आपका मिश्रित स्थल है, मिश्रित महत्व का। तो खोंगचेन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। इसको जो है मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है। इतनी बातें याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में और बाकी इसकी स्थापना 1945 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये वाला जो सही विकल्प होगा इसका, 2025 में विश्व स्मारक की पर्यवेक्षक की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो आपका होगा ऑप्शन ए, मूसी नदी ऐतिहासिक स्मारक और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को शामिल किया गया है इसके पर्यवेक्षक की सूची के अंतर्गत। तो मूसी नदी ऐतिहासिक स्मारक और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को, ठीक है। मूसी जो इसकी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी मूसी। चलिए अगला है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत की ग्रोथ रेट 2025-26 में कितने % रहने का अनुमान है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत की ग्रोथ रेट 2025-26 में कितने % रहने का अनुमान है, पूछा गया है। 5.69%, 5.50%, उसके बाद 6.4% और उसके बाद 6.30%। बताइए। तो ये जो अनुमान लगाया गया है IMF के द्वारा, IMF के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन के अंदर है। और इसने जो अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष आपका जो 2025-26 होगा उसमें ग्रोथ रेट, वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी भारत की, ये पूछा गया है। तो बताइए। 5.5%, 50%, 5.69% और 6.4%, 6.3%। तो इसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वृद्धि दर का, वह कितना लगाया गया है? तो 6.30%, ठीक है। ये अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा कि हमारी जो ग्रोथ रेट, भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है। और कुछ जैसे आपके एजेंसियों के द्वारा जो एस्टीमेट लगाया गया है GDP का, तो आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो आप देखोगे क्रिसिल के द्वारा जो GDP का अनुमान लगाया गया है, GDP का जो ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट का अनुमान लगाया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका जो अनुमान लगाया गया है भारत की GDP कितना होगी 2025 में, तो क्रिसिल ने इसका अनुमान 6.7 लगाया है, 6.7 लगाया है। मूडीज के द्वारा 6.8 लगाया गया है और सिटी एजेंसी के द्वारा 6.8 लगाया गया है। उसके बाद SBI के द्वारा 8% का अनुमान लगाया गया है और एलोरा कैपिटल के द्वारा 7% का अनुमान लगाया गया है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 7.8% का अनुमान लगाया गया है कि हमारी जो GDP ग्रोथ रेट 2025 में रहने वाली है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो आपका अंडर 19 वीमेंस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है? अफ्रीका के अंदर, मलेशिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर या इंडोनेशिया के अंदर? तो बताइए। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है इस बार T20 अंडर 19 T20 वीमेंस वर्ल्ड कप का कहाँ किया जा रहा है? तो मलेशिया के अंदर इसका आगाज किया गया है, मलेशिया में, ठीक है। तो इसका आयोजन इस बार मलेशिया के अंदर हो रहा है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी जो हाल ही खबरों में थी, किसकी सहायक नदी, ये पूछा गया है। तुंगभद्रा नदी, देखिए जो तुंगभद्रा नदी है ये कर्नाटक से निकलती है। कहां से? कर्नाटक से, कर्नाटक से निकलती है और 2 धाराओं के रूप में निकलती है। एक धारा इसकी होती है, इसकी एक धारा होती है तुंगभद्रा, तुंग एक होती है भद्रा धारा। तो एक धारा हमने कहा तुंग होती है, दूसरी धारा क्या होती है? भद्रा होती है, इसको तुंगभद्रा कहा जाता है। और ये जो तुंगभद्रा नदी है आपकी, ये किसकी सहायक नदी है?
नर्मदा की, भद्रा की, तो उसके बाद आपकी गोदावरी की, और उसके बाद कृष्णा की। तो ये जो सहायक नदी है किसकी है? कृष्णा नदी की। ठीक है, तो तुंगभद्रा सहायक नदी किसकी है? कृष्णा की है। और हाल ही में खबरों में थी, इसका जो पानी है, इसका पानी जो है, पानी हरे रंग का हो गया था। ठीक है, हरे रंग के पानी कारण ये हाल ही में चर्चा में थी तुंगभद्रा नदी। तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कृष्णा नदी है। बाकी इसके अलावा आप देखोगे, जो जैसे आपसे पूछा जाता है कुछ शहर और नदियों उनके किनारे जो बसे हुए हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे आप देखोगे सूरत, तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पूछा जाता है। तो आप जानते हो सूरत जो बसा हुआ है आपके किस नदी के किनारे? तो ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी किनारे। श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ श्रीनगर। पणजी जो है आपका मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी नदी किनारे है। ठीक है, और आपका जो जमशेदपुर है ये स्वर्ण रेखा नदी किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, और आपका जो ग्वालियर शहर है ये बसा हुआ आपका ग्वालियर शहर चंबल नदी किनारे, चंबल नदी किनारे। दिल्ली आपका यमुना नदी किनारे, यमुना नदी किनारे बसा हुआ। बाकी कोलकाता जो है ये हुगली नदी किनारे बसा हुआ, हुगली। और उसके बाद अयोध्या, अयोध्या यमुना नदी किनारे, ओ सॉरी सरजू नदी किनारे, सरजू नदी किनारे। इसके अलावा जैसे आप याद रखिएगा सूरत ताप्ती नदी किनारे, श्रीनगर झेलम, पणजी जो है मांडवी नदी, और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, ग्वालियर जो है आपका चंबल नदी, और दिल्ली जो है यमुना नदी, और उसके बाद कोलकाता हुगली नदी किनारे, अयोध्या जो है सरजू नदी किनारे। इसके अतिरिक्त जो आपके अन्य शहर हैं, जैसे आप देखोगे कानपुर तो गंगा नदी, गंगा नदी, आगरा जो है यमुना, और इसके अतिरिक्त इलाहाबाद गंगा यमुना, गंगा यमुना, और लखनऊ जो है आपका गोमती नदी, गोमती नदी, और उसके बाद नासिक जो है आपका गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, और उज्जैन शहर आपका बसा हुआ है क्षिप्रा नदी किनारे, क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन शहर। और आपका जो हैदराबाद है ये बसा हुआ मूसी नदी किनारे, मूसी नदी। और जो अहमदाबाद है आपका, अहमदाबाद जो बसा हुआ किस नदी किनारे? तो साबरमती नदी किनारे, साबरमती। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कानपुर गंगा नदी किनारे बसा हुआ, आगरा जो है यमुना नदी किनारे है, और इलाहाबाद गंगा यमुना के तट पर है, और लखनऊ जो है गोमती नदी, नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है, उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है, हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है। बाकी अहमदाबाद जो है आपका साबरमती नदी के किनारे पर तट पर बसा हुआ है। ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे आज के जो करंट अफेयर थे इतने ही थे। तो मैं रोज आपका करंट अफेयर अपडेट कराता हूँ, जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ न्यूज होता है उसको अपडेट कराता हूँ, बाकी उससे संबंधित प्रश्नों को कराता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए, इसी तरह की रोज की खबरों से अपडेट रहने के लिए, रोज के करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहो। तो देखिए ये जो आपका करंट अफेयर होता है रोज का होता है, और हमने कहा हर रोज का जो नया नया करंट अफेयर आता है उसको मैं अपडेट कराता हूँ। पुरानी चीजें इसमें नहीं होती, ज्यादा नई चीजें होती, बाकी इसको मैं रिपीट भी कराता रहता हूँ क्लास में, कि आए दिन जो खबरें होती हैं उसको रिपीट कराता हूँ ताकि आपको भूल ना जाए। इसके लिए जो है रिपीट कराता रहता हूँ। जैसे साप्ताहिक के रूप में आप देखोगे, मंथली के रूप में, तो बार बार आपका रिपीट भी होता रहेगा। बाकी उसके साथ साथ उसमें स्टैटिक जीके भी होता है। आप पूरा क्लास को देखोगे तो चीजें समझ पाओगे। ठीक है, तो क्लास हमेशा आप अंत तक देखो, अंत तक देखोगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि इस क्लास के अंदर क्या चीजें होती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।